नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। डायलॉगस में आपका स्वागत है। क्रिप्टो के इस खास शो में आज हम हाजिर हैं कुछ नई खबरों के साथ जो हर हफ्ते हम आपके पास लेकर आते हैं। इस साप्ताहिक शो में हम क्रिप्टो बाज़ार से जुड़ी तमाम ज़रूरी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। साथ में हफ्ते भर के दौरान क्रिप्टो मार्केट में आई तेज़ी मंदी का भी पता करेंगे। आगे का आउटलुक जानने के लिए एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले हफ्ते भर के दौरान क्रिप्टो बाज़ार में आए बदलाव पर एक निगाह डालते हैं। पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी अधिकतर क्रिप्टो कॉइन्स पर दबाव बना रहा। बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा 3.25% की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को बिटकॉइन 6 हफ्ते के निचले स्तर 72,728 तक टूटा। हालांकि बाद में वहां से कुछ रिकवरी आई और फिलहाल भाव 73,000 के ऊपर है। हफ्ते भर के दौरान इथेरियम पर भी दबाव आया। पूरे हफ्ते में इसमें करीब 2.5% की गिरावट आई। भाव $2,000 से भी नीचे लुढ़क गया। हालांकि बाद में कुछ रिकवरी आई और भाव $2,000 के ऊपर पहुंचा। मई के दौरान इथेरियम 13% टूट चुका है और 2026 में अब तक इसमें 33% की गिरावट आ चुकी है। इथेरियम में ज़्यादा डिटेल में अगली खबर में बात करेंगे। इस हफ्ते सोलाना में भी 2% से ज़्यादा की गिरावट आई है। हालांकि अन्य कॉइन के विपरीत XRP में इस हफ्ते कुछ रिकवरी देखने को मिली। इसका भाव पूरे हफ्ते में करीब 1.5% बढ़ा है। अब बात इथेरियम की। रिसर्च और बैंकिंग कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर ने क्रिप्टो करेंसी इथेरियम को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया कि इथेरियम उसी दौर से गुजर रहा है जिस दौर से 2001 में .com बबल के दौरान दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी अमेज़ॉन का शेयर गुजर रहा था। उस साल अमेज़ॉन के शेयर का भाव $113 से घटकर $6 पर आ गया था। स्टैंडर्ड चार्टर का मानना है कि हाल में इथेरियम की कीमतों में आई गिरावट इसके आंतरिक मैट्रिक्स में हो रहे सुधार को नहीं दर्शाती है और इसमें कभी भी तेज़ी आ सकती है। स्टैंडर्ड चार्टर का मानना है कि इस साल के अंत तक इथेरियम $4,000 और 2030 के अंत तक $40,000 का भाव छू जाएगा। फिलहाल इथेरियम $2,000 के करीब है। इस ग्लोबल रिसर्च कंपनी ने बिटकॉइन के लिए 2030 के अंत तक $5 लाख के भाव का अनुमान लगाया है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का मानना है कि अगले 2 वर्षों के भीतर दुनिया भर में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से जुड़ी कंपनियों की शेयर बाजार में ताबड़तोड़ लिस्टिंग होगी। जेफरीज का कहना है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में निवेश को लेकर दुनिया भर में रुझान बढ़ रहा है और ब्लॉकचेन अब एक प्रयोग से निकलकर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के चरण में पहुंच चुकी है। जेफरीज के मुताबिक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही इस ग्रोथ में सबसे अहम योगदान टोकनाइजेशन प्रोसेस का है। दुनिया भर में जिस रफ्तार से क्रिप्टो से जुड़ी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद तेज़ी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए अगले 5 वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो से जुड़ी कंपनियों का कुल मार्केट कैप $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। ग्लोबल लेवल पर स्टेबल कॉइन का बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कुल स्टेबल कॉइन बाजार का मार्केट कैप $320 अरब हो गया है, जो दुनिया के करीब 95 देशों के विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज़्यादा है। एक साल पहले स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप करीब $100 अरब का था। सामान्य क्रिप्टो की तुलना में कम स्पेकुलेटिव होने की वजह से निवेशकों का रुझान स्टेबल कॉइन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। अमेरिका में क्लैरिटी एक्ट तथा जीनियस एक्ट जैसी पहल से स्टेबल कॉइन के बाजार को बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि 2030 तक स्टेबल कॉइन की सप्लाई $3 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। जिस क्रिप्टो करेंसी को किसी दूसरी एसेट की बैंकिंग होती है उसे स्टेबल कॉइन कहा जाता है। अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट बिटकॉइन ETF में इस हफ्ते बिकवाली का रिकॉर्ड टूटा। 29 मई तक बिटकॉइन ETF में लगातार 10वें कारोबारी दिन बिकवाली दिखी। 2024 में लॉन्च होने के बाद इस ETF में ये अब तक चली सबसे लंबी बिकवाली है। 15 मई से लेकर 29 मई तक बिटकॉइन ETF में करीब $3 अरब की निकासी हुई। इसमें 27 मई को ही एक दिन में $733 मिलियन की निकासी हुई है।
ये बिकवाली बताती है कि संस्थागत निवेशकों में ETF के माध्यम से बिटकॉइन की डिमांड घट रही है। बिटकॉइन ETF में हुई इस बिकवाली से सबसे ज़्यादा योगदान ब्लैक रॉक के आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट का रहा। इसी ट्रस्ट की बिटकॉइन ETF में सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। बिटकॉइन ETF के अलावा हाल के दिनों में अन्य क्रिप्टो ETF में भी आउटफ्लो दर्ज किया गया है। अमेरिका ने ईरान की करीब $1 अरब की क्रिप्टो असेट जब्त की है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने खुद इसकी जानकारी दी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये जब्ती अमेरिकी सरकार के अनुमान से लगभग 2 गुनी है। इससे पहले अमेरिका ने जब वेनेजुएला पर कब्जा किया तब इस तरह की रिपोर्ट आई थी कि वेनेजुएला के बिटकॉइंस पर अमेरिका का कब्जा होगा। अमेरिका अपने रणनीतिक भंडार के लिए बिटकॉइन की खरीद नहीं करता, लेकिन बिटकॉइन का इस्तेमाल लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिकी सरकार के पास लगभग 3.28 लाख बिटकॉइन हैं, जिसकी मौजूदा बाजार में कीमत लगभग $24 अरब के आसपास है और ये दुनिया की किसी भी सरकार के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन का भंडार है। हालांकि ये उसके फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा नहीं है। अमेरिका ने साफ किया है कि उसके यहाँ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं आएगी। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पक्षधर नहीं है और इसकी संभावनाओं को नकारा जा चुका है। बेसेंट ने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की जगह अमेरिकी कांग्रेस को क्लैरिटी एक्ट को पास कराना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में डिजिटल एसेट के भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। स्कॉट बेसेंट से डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में निजता और स्वतंत्रता को लेकर सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये बयान दिया। अमेरिका के CME ग्रुप पर क्रिप्टो की डेरिवेटिव ट्रेडिंग अब 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध होगी। ग्रुप ने बिटकॉइन में फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग 24 घंटे उपलब्ध होने की घोषणा की है। जो नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे उनकी कोई एक्सपायरी नहीं होगी। ट्रेडर्स जब तक चाहें उन्हें होल्ड कर सकेंगे, यानी परपिचुअल कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इनके ज़रिए ट्रेडर्स बिटकॉइन में अपनी होल्डिंग को 24 घंटे और 7 दिन हेज कर सकेंगे। सिर्फ रविवार को 1 घंटे के लिए मेंटेनेंस के लिए कारोबार रुकेगा और कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव शुक्रवार के भाव से तय किया जाएगा। तो ये थी आज क्रिप्टो बाज़ार की सप्ताह हफ्ता भर की खबरें और इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। अब जब हम गेस्ट से बात करेंगे और ये जानेंगे मार्केट का आउटलुक क्या है और आज तक की खबरों पर उनका रिएक्शन क्या है। तो ये थी खबरें आज पूरे हफ्ते की क्रिप्टो बाज़ार से जुड़ी हुई। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केशव माहेश्वरी साहब हैं, जो फाउंडर हैं सारा AI के, क्रिप्टो पर अच्छी जानकारी रखते हैं। माहेश्वरी साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। अब इस हफ्ते ईरान से लेके और जो ग्लोबल लेवल पर स्टेबल कॉइन की हम बात करें, जिसे और ईरान पे भी आपसे बात करेंगे कि ईरान में जो क्रिप्टो से जुड़े एसेट अमेरिका ने जब्त किए हैं उस पर। सबसे पहले ये कि जो स्टेबल कॉइन का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या देखते हैं आप इसमें? इसमें क्या इम्प्लाइड मीनिंग क्या है इसके? स्टेबल कॉइन का मार्केट पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं तेजी से बढ़ रहा है। रिसेंटली लास्ट 1 साल से और ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, जैसे ही कोई बड़ी नेशन फॉर एग्जांपल US किसी कंट्री पे सैंक्शन लगाती है तो स्विफ्ट नेटवर्क को उतने इजीली यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो बट ट्रांजैक्शन उन्हें डॉलर में करना है, तो वहाँ पे स्टेबल कॉइन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो स्टेबल कॉइन एक कॉन्सेप्ट है टोकनाइजेशन करके। तो जब भी ब्लॉकचेन में हम कोई एसेट इशू करते हैं और उसको हम लोग बैकिंग करते हैं किसी और एसेट से, फॉर एग्जांपल टेथरबोल्ट की कंपनी है, उनका उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि वो $150 समथिंग, $50 बिलियन समथिंग एक बैंक अकाउंट में इन डिफरेंट फॉर्म लाइक कॉन्ट्रैक्ट नोट या कंपनी पेपर्स के रूप में उन्होंने लॉक कर दिया है और उसके अगेंस्ट उन्होंने 150 बिलियन प्लस स्टेबल कॉइन इशू कर दिया जो डॉलर बैक्ड है। तो इसका सिंपल सा मतलब है एवरी टोकन इज बैक्ड बाय अनदर टोकन, मतलब हर टोकन का वैल्यू $1 हो गया और ये ब्लॉकचेन में इशू हो गया। अब लोग जिनको डॉलर में ट्रांजैक्शन करना है फॉर एनी पर्पस, तो वो लोग डॉलर और बैंकिंग चैनल को बाईपास करते हुए स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। और सारे ग्लोबल टेंशंस को देखते हुए हम लोग ये समझ रहे हैं कि डॉलर में ट्रांजैक्शन करना बहुत टाइप के कैटेगरी के बिजनेसेस के लिए मुश्किल होते जा रहा है, तो वो लोग इसीलिए स्टेबल कॉइन को अडॉप्ट ज्यादा कर रहे हैं। और ये बहुत ही लिक्विड मार्केट है। स्टेबल कॉइन का ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होता है, कुछ मिनटों में पैसे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है और हर कंट्री में लोकल एजेंट्स होते हैं जो स्टेबल कॉइन के अगेंस्ट आपको वहां की लोकल करेंसी भी इशू कर देती है। तो ये बहुत ही पैरेलल एक ट्रांजैक्शन नेटवर्क बन रहा है इससे। अच्छा,
ये जो इसी और हफ्ते का जो इसको ब्लॉक डेवलपमेंट है करना भी जी। बहुत इजी नहीं है, ऑल्दो इसको ब्लॉक करने के बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, बट इतने सारे वाइड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि इसको आइडेंटिफाई करना, किस एड्रेस को कौन, किसका कौन सा एड्रेस है, इसको आइडेंटिफाई करके ब्लॉक करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक तो ये बताइए कि क्या इतनी फ्रिक्वेंसी है क्रिप्टो में ईरान की तरफ से कि उसमें अमेरिका को इमीडिएटली एक्ट करने की ज़रूरत पड़ी, और दूसरा ये कि क्या उसको ऐसा करके ईरान पर एक तरह से नहीं कहेंगे एक नए किस्म का सैंक्शन लगाया जा रहा है? ओके, तो यूएस कोशिश जरूर कर रहा है सेंक्शन लगाने का, बट क्रिप्टो में सेंक्शन लगाना इतना इजी नहीं है। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। तो सपोज जी। एक एसेट है ब्लॉकचेन में और वो एक एड्रेस पे बिलोंग करता है, तो ब्लॉकचेन का एड्रेस रियल वर्ल्ड में किसका है उसको आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा बट इजी नहीं है। तो पॉसिबल है कि ईरान के पास मोर देन 10 डिफरेंट एड्रेसेस होंगे जिसको यूज कर रहा होगा, और यूएस को एक दो के बारे में पता चला होगा, और उसमें भी उसने कुछ करेंसीज को फ्रीज किया होगा। तो जैसे कि यूएसडीटी एक बहुत ही फेमस स्टेबल करेंसी है, तो उसको जी। यूएस टेथर जो कंपनी जो यूएसडीटी को ऑपरेट करता है उसको प्रेशर देके उसको फ्रीज करवा सकता है कोर्ट ऑर्डर से या डिफरेंट मैकेनिज्म से। बट अगर वही जी। ईरान के पास सपोज बिटकॉइन हो, मोनेरो हो, जो अलग टाइप के क्रिप्टो करेंसीज है, उनको फ्रीज करना इतना इजी नहीं है, इनफैक्ट कुछ करेंसीज को फ्रीज करना नामुमकिन है। तो ये एक ऐसा प्रयास है यूएस की तरफ से जिसको फुल्ली फुलफिल करना पॉसिबल नहीं, 100% पॉसिबल नहीं है। ये कोई बैंक अकाउंट नहीं इसको फ्रीज कर दे, क्योंकि स्विफ्ट नेटवर्क जिसमें डॉलर एक्चुअली ट्रांसफर होता है वो तो यूएस और यूरोप के कंट्रोल में है, तो उसको फ्रीज करना फिर भी पॉसिबल है। बट क्रिप्टो किसी एक कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, किसी एक पावर के कंट्रोल में नहीं है। स्टेबल कॉइन में जी। फिर भी एक सेंट्रल अथॉरिटी है, तो उसको कुछ हद तक अगर नोन एड्रेस है, कंप्लाइंट है, तो फ्रीज किया जा सकता है। बट हर एक एड्रेस नोन हो ये पॉसिबल नहीं है। आज मुझे 2 मिनट लगेगा एक नया एड्रेस बनाने में, और उसमें ट्रांजेक्शंस जी। फिर मैं चालू कर दूंगा। तो पुराने कुछ एड्रेस पकड़े गए, उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया, कस्टडी में ले लिया, बट नए एड्रेसेस को वापस फ्रीज करना प्रैक्टिकल नहीं है एकदम फास्ट। अच्छा, अब जरा एक सवाल इस पे कि क्या आप क्या देखते हैं अगले आने वाला जो हफ्ता है उसमें क्रिप्टो का मार्केट आउटलुक कैसे आप उसको पोर्ट्रे करते हैं? ओके, सो क्रिप्टो का इमीडिएट एकदम मार्केट नैरेटिव के बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है जैसे स्टॉक मार्केट जितना, बट इतना छोटा भी नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है। एक छोटी सी खबर कॉइन्स को ऊपर नीचे बहुत कर देती है, बट इसके जी। अंडरलाइंग जो टेक्नोलॉजी है उसका एडॉप्शन बढ़ते जा रहा है, स्टेबल कॉइन का एडॉप्शन बढ़ते जा रहा है। हम लोग देखते हैं वीकली बाय वीकली स्टेबल कॉइन का ट्रांजेक्शंस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी और ग्लोबली भी स्टेबल करेंसी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो इमीडिएट नेक्स्ट वीक में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, अचानक से कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाए तो एक शॉर्ट टर्म नैरेटिव के बिहाफ में थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म मार्केट ये सस्टेनेबल है, मतलब क्योंकि ये किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। नहीं, अभी देखिए एक हफ्ते में अलग अलग जो करेंसी हैं उसके भाव लगभग गिरे रहे। ऐसे में जब एमओयू पे बात चल रही है ईरान और अमेरिका की, जब लड़ाई में कुछ इम्प्रूवमेंट आने के आसार हैं, शांति की तरफ जाने के आसार हैं, ऐसे में क्रिप्टो का मार्केट आप नियर टर्म मूवमेंट क्या देखते हैं? प्रिडिक्शन करना एग्जैक्टली मैं नहीं कर पाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, बट जी। ओवरऑल मार्केट ग्रोथ की तरफ ही जाएगा अगर जियोपॉलिटिक्स पीस की तरफ बढ़े तो। जी। जी। ये एक सेंटिमेंट है नहीं जो क्या? किसी भी फाइनेंशियल एसेट की तरह काम करता है। आज के दिन लोग बिटकॉइन में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक फाइनेंशियल गेन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोग जो क्रिप्टो मार्केट में निवेश किए हुए हैं वो क्रिप्टो को यूज नहीं कर रहे, एज अ एसेट उसको डाले हुए कि कभी बढ़ेगा और हम बेचेंगे। तो ये भी एक तरह का फाइनेंशियल एसेट या व्हीकल ही है जिसमें लोगों ने पैसा डाला हुआ है और लोग उस पैसे को बढ़ने का वेट कर रहे हैं। तो जब मार्केट पीस में रहता है तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जस्ट बाकी एसेट क्लास की तरह ये काम करता है। जी। अच्छा, वापस लौटते हैं हिंदुस्तान की तरफ। ये बताइए कि हमारे यहाँ अभी खबर कम चली, लेकिन खबर इम्पॉर्टेंट थी कि इस देश में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अभी 3-4 जो फॉरेन एक्सचेंजेस क्रिप्टो के हैं उसकी बैठक बुलाई, और लेकिन बहुत ही कठोर शब्दों में ये कहा कि साहब ऐसा है कि क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी के आसार हैं, जनता को डैमेज होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उसको डैमेज होगा। अब ये बताइए कि जो कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क आप हिंदुस्तान में देखते हैं जो अभी इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, और उसका एक फ्रेमवर्क अभी आने वाले समय में तुरंत लागू करने की कोई संभावना देखते हैं आप क्या?
या पहले वाला अप्रोच ही जारी रहेगा? कुछ सालों तक 1 to 2 years पुराना अप्रोच ही जारी रहेगा। इनफैक्ट पीयूष गोयल सर ने कहा था, स्पेसिफिकली कहा था, ना बैन ना प्रमोट, हम टैक्स से इसको रेगुलेट करना चाहते हैं। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी का बात ये लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी हुआ। इंडिया के भी कुछ एक्सचेंजेस, कुछ क्रिप्टो में फ्रंटियर प्लेयर्स और बाहर के भी एक्सचेंज जो इंडिया में एफआईयू से रजिस्टर्ड है, उनसे भी मीटिंग हुआ। तो इंडिया का प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, और वर्ल्ड लेवल में इंडेक्स में देखें तो काफी रिसर्च रिपोर्ट ये कहते हैं कि इंडिया क्रिप्टो एडॉप्शन रेट जो इंडिया का है, जो लोग इंडिया में क्रिप्टो एडॉप्ट करना चाहते हैं और यूज कर रहे हैं, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। और क्रिप्टो को बैंकिंग के थ्रू जब फ्रॉड होता है ना, उसको ट्रेसिबिलिटी ज्यादा है उसमें। ऐसा नहीं कि बैंक में फ्रॉड नहीं होता, होता है, पर ट्रेसिबिलिटी ज्यादा है। पर वही सेम ट्रेसिबिलिटी क्रिप्टो में कंपैरेटिवली काफी कम है। तो गवर्नमेंट को अगर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की तरफ देखते हैं, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का नंबर 1 नियम है अवेयरनेस। अवेयरनेस सिटीजन के लिए भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी। आज दोनों के लिए नया एसेट है। आज भी लोग बहुत इजीली फ्रॉड कर रहे हैं क्रिप्टो में। लाइक फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम तो बहुत कॉमन है, हम रेगुलरली देखते हैं लोग को क्रिप्टो में। और इसका सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है लालच, फोमो, कि अभी हम आज से 10 साल पहले बिटकॉइन में अगर 1 लाख डाले होते तो आज तक करोड़ हो जाता। लोग को ये जो थॉट प्रोसेस है, इस लालच से लोग कैप्चर करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेटली रेगुलेशन बहुत जरूरी है, और इंडिया का भी स्टैंड ऐसा है कि वो डेटा कलेक्शन फर्स्ट में देन रेगुलेशन कर रहा है, वो हर पॉइंट को मैप कर रहा है। और सिटीजन्स भी इस चीज को समझ भी रहे, कुछ लोग तो वो लोग प्रोटेक्टिव वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट बहुत लोग नहीं समझ रहे और वो लोग इन्वेस्ट करके नुकसान भी खा रहे हैं। अगर हम लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की रिपोर्ट देखें तो हर साल करोड़ों में रुपए इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में बर्बाद हो रहे हैं, और करोड़ों मल्टी करोड़ में रुपए इन क्रिप्टो के थ्रू बेसिकली हवाला हो रहे हैं या दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, मनी फ्लो हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी वो क्रिप्टो का नो हाउ बहुत जरूरी है, कैसे काम करता है, कैसे कैसे चीजें हैं। तो उसके लिए प्रेजेंटली गवर्नमेंट का जो अप्रोच मुझे पर्सनली लग रहा है, वो लग रहा है कि वो डेटा कलेक्शन फर्स्ट मोड में है, सब कुछ अच्छे से समझ के आगे बढ़ेंगे। पर गवर्नमेंट का सेकंड स्टेंस ये भी, टेक्नोलॉजी को वो नहीं छोड़ रहे। इंडियन गवर्नमेंट ने जो नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क बनाया था, 2-3 साल हो गए, आई थिंक इसको 2 साल तो हो ही गया है, वो काफी डिटेल्ड में है। तो इंडिया ब्लॉकचेन अडॉप्ट भी कर रहा है, बट क्रिप्टो को प्योरली अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। रीजन उनके भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि वो एंटी क्रिप्टो है, बट फ्यू गुड के लिए मेजर लॉस हम लोग नहीं सह सकते आज के दिन। अब जो अभी हिंदुस्तान में ज़्यादातर इसके इनोवेशन पे, सेफ्टी पे चिंता जताई जाती है, तो अभी क्रिप्टो के रेगुलेशन पे इंडिया को क्या क्या बैलेंस करने की ज़रूरत है? और तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं अपना पर्सनल थॉट देता हूँ, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो गवर्नमेंट अभी लॉस बहुत ही अनक्लियर है। सपोज अगर मैं टैक्स पे आऊं, तो क्रिप्टो को बहुत लोग मनी की तरह भी रखते हैं। तो टैक्सेशन और वर्चुअल डिजिटल एसेट डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट में, मनी का डेफिनेशन है आरबीआई एक्ट में। अब ये क्रिप्टो सिक्योरिटी होगा या नहीं, उसके लिए मुझे सेबी के परव्यू में जाना होगा। तो कोई एक ऐसा लेजिस्लेशन या बॉडी नहीं जो क्रिप्टो को समझ सके और क्रिप्टो के अराउंड फ्रेमवर्क और रूल्स निकाले। हमें अलग अलग नोटिफिकेशन, अलग अलग सेक्शंस और अलग अलग लॉस को साइमल्टेनियसली देखना पड़ता है ताकि हम क्रिप्टो समझे। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से मैं कंपेयर करना चाहूंगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आने से पहले भी साइबर लॉज गवर्न होते थे इंडिया में, बट वो डिफरेंट अलग अलग लॉ से गवर्न होते थे। गवर्नमेंट ने काफी कुछ सीखा, लोगों ने काफी कुछ सीखा, फिर जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट टैक्स को समझ रहा है, गवर्नमेंट समझ रहा है कि क्रिप्टो मूवमेंट कैसे हो रहा है, पॉलिसीज बन रहे हैं, छोटे छोटे नए नए अमेंडमेंट्स और रूल्स आ रहे हैं। हम हर साल अमेंडमेंट और रूल्स क्रिप्टो के लिए देखते हैं, नए नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। इसमें लोगों की और स्टार्टअप्स की प्रक्रिया क्या रह रही है, उसको आई थिंक गवर्नमेंट अभी स्टडी कर रहा है। और मेरे को पर्सनली बिलीव है कि 27-28 के अराउंड हम क्रिप्टो रिलेटेड डेडिकेटेड एक्ट देख पाएंगे, बिकॉज इंडिया क्रिप्टो में एक बड़ा प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट। तो एक डेफिनेटली एक सिंगल विंडो लॉ की बहुत जरूरत है, जो क्लैरिटी दे एग्जैक्टली कि क्रिप्टो का स्टैंड क्या है। ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्रिप्टो बैन है, ये पर्टिकुलर कैटेगरी क्रिप्टो में आप ये कर सकते हैं, टैक्स ऐसे लगेगा, कैपिटल एसेट अगर है तो वो कैसे काम करेगा। क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी क्वेश्चंस है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। हम लोग सिर्फ बिटकॉइन को अगर देखते हैं ना, तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी हम सब जानते हैं, बट
बिटकॉइन एक फॉरेन लीगल टेंडर भी है। ऐसे कुछ कंट्रीज जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, उनका लीगल टेंडर है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन क्या हुआ? एक फॉरेन करेंसी हुआ या क्रिप्टो करेंसी हुआ? तो इस टाइप के बहुत ही बारीक प्रैक्टिकल सवाल है जिसको गवर्नमेंट समझेगा, उसको एसेस करेगा और देन उस पे लॉज बना पाएगा, क्योंकि लॉ बनाना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, काफी रिसर्च लगता है उसमें, और अभी हम लोग रिसर्च स्टेज में ही हैं। चलिए, वाह, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल और बड़े इंटरेस्टिंग, ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसके जवाब आए। और लास्ट के सवाल में आपने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी हमारे व्यूअर्स को और हमारे लिए भी। माहेश्वरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.